तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। बात ऐसी है कि मैं 3 दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, नहीं 3 दिन नहीं 2 दिन से, क्योंकि अब मैं जो विदिशा लास्ट में सांची स्तूप है और सांची स्तूप के बाद मैं आवाज़ गूंज रही होगी, गूंजने दो। तो सांची स्तूप है और सांची स्तूप के बाद मैं सीधा निकलने वाला हूँ महाराष्ट्र। खत्म हो गया आपका एमपी फाइनली, और अब निकलने वाला हूँ मैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे पहले मैं एंटर होऊंगा नागपुर, जो कि यहाँ से 300-350 किलोमीटर है। कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और बाकी कभी भी आप विदिशा आते हो और अगर आप सांची स्तूप देखने आते हो, अगर आपको रुकने का प्लान है तो बजट ट्रैवलर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे एक धर्मशाला है, धर्मशाला का नाम रघुवंशी धर्मशाला है। आप यहाँ पे आकर रुक सकते हो। 250 में मुझे ये रूम मिला था। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे सोया हुआ हूँ मैं, और ये अपने बिस्तर, ऐसा छोटा सा रूम है। तो 2, 3, 4, 5 लोग, 10, 5, 6 लोगों के लिए इतना बड़ा रूम बहुत है, इनफ है। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो मेरी तरह और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप आ सकते हो। ये बस स्टैंड, जो विदिशा का बस स्टैंड है, उससे ठीक सामने है। बाकी अभी हम निकलने वाले हैं अपने सांची स्तूप के लिए, और सांची स्तूप पे जाकर देखता हूँ कि वहाँ का क्या है। वहाँ पे शायद ट्राईपॉड ना अलाउ करे, देखते हैं। हर जगह मेरे संग वही होता है, ट्राईपॉड अलाउ नहीं करता। यहाँ पे नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है। बाकी जूते पहनते हो, निकलता हूँ तुरंत वहाँ पे। रूम से बाहर निकला है और रूम से बाहर निकलते ही बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप से सीधे सांची जाएंगे और सांची चलते देखते हैं क्या वहाँ पे स्तूप का क्या सीन है। ये अपना बस स्टॉप, वहाँ पे बसेस लगी हुई हैं, तो आगे चल के देखते हैं बसेस का क्या सीन है। तो मैंने जब उससे पूछा कि बस वाले से कि कितनी दूर है, तो बस वाले ने बताया कि 1-1.5 किलोमीटर है। तो मैंने कहा कि भैया इससे अच्छा है 1-1.5, मतलब जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से 5-6 किलोमीटर था, और यहाँ से घाटी चढ़ना है 1 किलोमीटर। तो मैंने बोला कि यार क्या मतलब फालतू लगेगा टिकट विकट का पैसा, पैदल पैदल चलते हैं मस्ती में झूमते हुए। तो वही झूमते हुए मैं आ गया। बाकी अभी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है। 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमें हमारा जो स्तूप है वो मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बंद हो जाता है 5 बजे। एक मेरे संग मतलब लड़की मिली थी, वो बोल रही थी 5 बजे बंद हो जाता है। तो शायद अगर बंद हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा, नॉर्मल घूम लूँगा फिर। और नहीं अगर बंद हुआ रहेगा तो आज घूम कर कल सुबह 7 बजे निकल जाऊँगा नागपुर के लिए। एक स्टेट ख़त्म होने वाला, दूसरा स्टेट स्टार्ट होने वाला। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 3 स्टेट हो गए हमारे, अभी 25 स्टेट बचे हुए हैं, और कुछ यूनियन टेरिटरी भी बची हुई हैं। जैसे 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो 7 यूनियन टेरिटरी बची हैं और 25 स्टेट बचे हुए हैं। आज ये आखिरी स्टेट है। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दिन आप स्टार्ट करते हो और अचानक आपका 2 महीने बाद 2-3 स्टेट कंप्लीट हो जाता है। आपको 3 स्टेट का एक्सपीरियंस मिलता है। और एक चीज़ और, ये मेरा लास्ट हिंदी लैंग्वेज का वो था, हिंदी भाषी राज्य था। इसके बाद मेरा जो भी है मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये आने वाला है। बाकी चलते हैं स्तूप की तरफ। ये तो ये रहा हमारा टिकट काउंटर। अभी हम यहाँ से लेते हैं टिकट, देखते हैं कितने का मिलता है। शायद फॉरेनर्स के लिए 600 और इंडियंस के लिए 40 रुपये, प्रति व्यक्ति 5 रुपये। तो टिकट ले ली मैंने। अरे यार ये नहीं बोलना यार, बहुत अजीब लगता है। तो दोस्तों टिकट ले लिए मैंने। टिकट मिली मुझे 40 रुपये की। और यहाँ पे एक सीन मैंने मतलब इसमें भी देखा, और मुझे लोगों ने बताया कि जब सनसेट होता है, सनसेट के हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम है। जब सूरज डूब जाएगा, अगर सर्दियों में सूरज जब जल्दी डूब रहा है तो जल्दी, गर्मियों में सूरज देर से डूब रहा है तो देर से। यहाँ पे एंट्री टू द मोन्यूमेंट विल क्लोज 30 मिनट बिफोर सनसेट, मतलब 30 मिनट, आधे घंटे पहले सनसेट से ये लोग खाली करवाना स्टार्ट कर देते ताकि भीड़ कंट्रोल हो जाए, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। इनका ऐसा सीन है। बहुत बढ़िया चीज़ है सनसेट के हिसाब से करना, ताकि लोगों आराम से देख भी ले। अब मुझे तो लग रहा था 5 बजे, उस लड़की ने बताया 5 बजे बंद हो जाएगा, तो मुझे तो लग रहा था 5 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन सही है, जहाँ भी जाता हूँ ऐसा ट्रैक ज़रूर होता है। आज पता नहीं ना, मैं खाना वाना मैंने खाया नहीं है। सर थोड़ा सा ऐसे में ना, आप लोगों का सर कभी रुको, 1 मिनट, टिकट रख लो। 40 का टिकट मिला है, मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले ही। बाकी सर मेरा ऐसे हो रहा है, धप 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 ऐसे होता है ना, जब मतलब बीच में जैसे बॉल है और ऐसे ऐसे हिलाओ तो वो खटखट नहीं करता, वैसा मेरा सर आज दर्द हो रहा है। अभी चलते हैं ऊपर। देखो सर ट्रेल है, ट्रेल चल कुछ भी कहो, ऐसे चढ़ने में यार, चढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सांस ऊपर नीचे होने लगते हैं। जंगल ही जंगल है इधर। तो यहाँ की कहानी क्या है, हाँ पता नहीं मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ की कहानी ऐसी है, 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोक ने
हमारे जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, उन्होंने 3rd सेंचुरी में इसको, ऊपर बताऊंगा, आप लोग देख रहे हो, एक तो ये रास्ता जो जा रहा है ये है, और दूसरा जिस पे से मैं जा रहा हूँ ये है। दो रास्ते बने हुए हैं। ये पुराना रास्ता है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, और बाकी वो वाला रास्ता नया बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे कुछ बताना था कि हमारे देश में, ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हो सम्राट अशोक को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चक्रवर्ती और पराक्रमी सम्राट अशोक थे, आप लोग सोच नहीं सकते। उनके पिता बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता कौन थे पता है आप लोगों को? गेस करो। हम लोग हिस्ट्री की बुक में पढ़ा करते थे भाई। मुझे पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट नहीं था, खुल के बोलता हूँ आप लोगों से, लेकिन जो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता जा रहा है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता जा रहा है। अगर पंकज त्रिपाठी ने एक बात बोली थी कि बच्चों को घूमना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और वो सच है, घूमना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। घूमने से आपको बहुत नॉलेज मिलती है। मुझे पता चला कि चाणक्य ने बनाया था अपने उनको मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था मगध का राजा, और उनका बेटा बचा बिंदुसार, और उनका बेटा था सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक। विदेशों में उनके नाम की तूती बोलती थी। अब सोचो कितने खतरनाक थे। हमारे जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी, उन सबके बाप थे वो 3री शताब्दी में, 3rd BC। ये देखो आप, और बताता हूँ आपको, जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रमोट करने का काम हमारे अशोक ने किया था। जब बुद्ध जी का देहांत हुआ था, यहाँ की कहानी आपको बताता हूँ। जो ये जगह है हमारा सांची स्तूप, यहाँ पे बुद्ध भगवान कभी नहीं आए थे। ये जगह सम्राट अशोक को जब गवर्नर बनाकर भेजा गया था, पाटलिपुत्र यानी पटना, वहाँ से जब मगध से गवर्नर बनाकर बिंदुसार ने भेजा था। मैं एक जगह बैठता हूँ फिर बताता हूँ, या चलते चलते बताता हूँ। भेजा था तो 3rd BC की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने यहाँ पे विदिशा, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ के महंत की किसी की लड़की थी जिनका नाम विदुषी था, जो सम्राट अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी। उनके आग्रह पे इस जगह का निर्माण हुआ था, और सम्राट अशोक ने चाइना, मंगोलिया, मतलब आज जापान, श्रीलंका, जितनी जगह आप देखते हो, जहाँ जहाँ भी बुद्ध भगवान के उपासक हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सम्राट अशोक का रहा है। कलिंग युद्ध के बाद, जब कलिंग का युद्ध हुआ, उड़ीसा उधर कहीं कलिंग है, जब वहाँ का युद्ध हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने अपना लिया बौद्ध धर्म। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मेन स्तूप है, 3 स्तूप हैं। जो मेन स्तूप है उसमें बुद्ध भगवान की अस्थियाँ हैं, कुछ हिस्से हैं। जब बुद्ध भगवान का देहांत हुआ था कुशीनगर में, बनारस के पास है, देहांत के बाद जो राजा लोग थे, 8 राजा थे, 8 राजाओं में युद्ध हो जाता है कि वो कौन उनकी अस्थियां लेगा। तो एक भिक्षु समझाते हैं उनको, तो आपस में सब लोग बांट लेते हैं, और 8 जगह उनकी अस्थियों का वो होता है, समावेश होता है, मतलब उनको दफनाया जाता है 8 जगह। फिर बाद में जो हमारे सम्राट अशोक होते हैं, वो इस जगह को, उनकी अस्थियों को खुलवाते हैं, और हर जगह 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 करीब कई हजारों स्तूपों का निर्माण कराते हैं। जिसमें से सबसे पत्थर का बना हुआ सबसे पहला जो स्तूप है वो ये है, और जो हमारे बनारस का है वो पत्थर का नहीं है। अब भैया गाइड हो, मैं जो गाइड ढूंढ रहा हूँ। चलो अब चलते हैं आगे। कि हमेशा होता है मेरे साथ, फिर से मेरा ट्राइपॉड ले लिया गया और मुझे बोल दिया क्या भैया जाओ अंदर। तो फिर से मैं अब हाथ से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शेकेबल होगा, आप लोग माइंड मत करना। अभी हम चलते हैं सबसे पहले वाले स्तूप के लिए, जहाँ पे हमारे गौतम बुद्ध का वो रखा गया था। स्टोरी तो मैंने आपको बता दी है। गौतम बुद्ध का जो अस्थियाँ, समझ लो अवशेष, वो रखे गए थे। और अभी आप देखो उधर 200 की आपने नोट देखी है, 200 की नोट पे जो अभी जो नया वाला 200 का नोट है, उस पे जो तोरण गेट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ का ही है।
ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे भी अभी हम आएंगे। सबसे पहले चलते हैं उधर मेन स्तूप की तरफ। इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में। मैंने आपको बताया था 200 के नोट पे यही गेट बना हुआ है। अगर आप ध्यान से 200 का नोट उठाकर इससे जोड़ोगे ना तो आपको यही दिखेगा। ये देखो आप, शायद आपको दिख रहा है, यही दिखेगा 200 के नोट पे। ये इसको बोलते हैं तोरण गेट। पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे, फिर इसको बाद में पत्थर का किया गया था। इसमें देखो आप, यहाँ पे पूरी कहानी बताई गई है सम्राट हमारे उनकी पूरे कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। सैंडस्टोन से बना हुआ है ये। क्या लग रहा है। तो 1818 हाँ 1818 में हमारा जो सांची स्तूप था वो ढूंढा गया था। ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर के द्वारा ये ढूंढा गया था। उसके पहले भाई 600 साल तक, 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी यानी 600 साल तक ये जंगल के आगोश में था। सोचो क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखो, ये देखो इस पे जो हमारे बुद्ध भगवान की जीवन गाथा है वो इस पे छपी हुई है। साफ आपको दिख नहीं रहा होगा सूरज की वजह से। ये देखो, ये पत्थर ये बाद में उस पर लगवाए गए थे, पत्थर के टाइप चुनाई की गई थी, लेकिन बाद में वो छूटते गए। आप खुद सोचो, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है ये। तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा होगा। ये देखो आप, ये 3री शताब्दी का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये जुड़ा हुआ है, 3री शताब्दी का, और अभी तक ये प्रिजर्व्ड है। मानना पड़ेगा हमारे देश के आर्कियोलॉजिस्ट को। ये देखो आप, यहाँ पे हमारे क्या नक्काशी की गई है, केक कार्विंग की गई है, आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पहले ये पूरा हुआ करता था, बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हमारे जो चीज़ें हमारे इंडियन हिस्ट्री की गाथा गाती है ना, उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया हमेशा। यही जो स्तूप है, यही है हमारे गौतम बुद्ध का स्तूप। इसको एक बार टच करके महसूस कर लो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का स्तूप है। 4 गेट बनवाए गए हैं, चारों अलग तोरण गेट, चारों अलग अलग टाइम पे बनवाए गए हैं। बाकी अभी नीचे चलते हैं। अभी मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये चीज़ें हमारे जो यहाँ पे भिक्षु हुआ करते थे, टीचर्स, उनकी समाधि बनाई गई है। तो वो उन चीज़ों को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। ये देखो आप, ये जो देख रहे हो, ये टीचर्स जो हुआ करते थे यहाँ पे, जो पढ़ाते थे, उनकी समाधि है ये। यहाँ पे बहुत समय तक बुद्धिज़्म भिक्षा का भी ज्ञान दिया गया है। बुद्धिज़्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसको भिक्षा कहते हैं, भिक्षु। भिक्षा का मतलब मांग कर लाना, और एक आपको नाद की तरह होता है, नाद में डालते हैं, वो नाद इधर दिख नहीं रहा, उसमें डालना, और डालने के बाद जो होता था उसको सब में बांटा जाता था। ये भिक्षा इसलिए मांगी जाती थी कि आपके अंदर का जो अहंकार है वो ख़त्म हो सके। कितना अच्छा लगता था यार उस समय, एकदम क्या मज़ा आता होगा ऐसे ज़िंदगी जीना। ये देखो आप, ऐसे गोल आकार का बना के, ये भी एक तरह का स्तूप ही हुआ करता था। ये देखो जगह जगह 1, 2 और एक उधर है 3। तो एक है हमारे गौतम बुद्ध का, एक है उनके जो प्रिय शिष्य थे उनका, और एक और किसी का है। ये देखो आप, अब इस पे आप सबसे ऊपर देखोगे तो 3 लाइन आपको दिखेंगी, 3 वो बने हुए दिखेंगे, वो दिख रहे हैं आपको 3, 1 2 3। उन तीनों का मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि। बहुत ही अच्छा। हाँ, हमारे बनारस मिर्ज़ापुर का भी यहाँ पे एक है, वो है जो हमारे, एक चीज़ और बता दूँ, जो भी आप लोगों में से बिहार और बिहार के रीजन को थोड़ा वो समझता है ना, एक बात बता दूँ कि बिहार हमारे समय का सबसे खतरनाक और सबसे उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। वो अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से बेकार हो गई, नहीं तो बिहार हमारे पूरे अखंड भारत की राजधानी हुआ करती थी जब हमारे वो थे। ये जो पत्थर देख रहे हो, वो जो बहुत शाइन कर रहे हैं, ये पत्थर मिर्ज़ापुर से लेकर आए गए थे।
ये पत्थर मिर्ज़ापुर से लेकर आए गए थे। यही पत्थर दिखाना था मुझे कि ये पत्थर मिर्ज़ापुर से लेकर गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें कि इसको एक व्यापारी ने यहाँ के तुड़वा दिया था गन्ने का जूस निकालने के लिए। ये देखो आप, शाइन करते थे ये पत्थर, शाइन शीशे की तरह, जब ये अपने समय में थे। तो अभी भी देखो शाइन कर रहे हैं। वो देखो, जब इंडिया का गोल्डन एरा चल रहा था, जब इंडिया का गोल्डन एरा चल रहा था मौर्यन डायनेस्टी, गुप्तन डायनेस्टी के टाइम में, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में, तो हमारे यहाँ पत्थर ये कोन वाले नहीं हुआ करते थे, मंदिर कोन वाले नहीं हुआ करते थे, हमारे मंदिर ऐसे हुआ करते थे। मतलब गुप्तन डायनेस्टी के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, ऊपर से फ्लैट। ये देखो आप, इधर कहीं लिखा होगा, हाँ देखो, मंदिर 17 गुप्तकाल की कृति है। इसकी छत समतल है, तो इसकी छत समतल हुआ करती थी। और गुप्तन डायनेस्टी जो था उसको पहचानने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखो उल्टा लोटस, ये है ना उल्टा लोटस, आपको दिख रहा होगा, ये देखो उल्टा लोटस हुआ करता था। क्या भव्य लग रहा है ये। आप लोगों ने बहुत मूवीज़ में, क्लास टाइटन्स में, बहुत चीज़ों में देखा होगा ऐसे ग्रीक आर्किटेक्ट। ये हुआ करता था, ध्यान लगाने के लिए जगह हुई करती थी ये। देखो आप, पूरा ग्रीक वो लग रहा है, ऐसे पिलर्स। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमारे जो इंडियन कल्चर में गोल और सिलेंड्रिकल पिलर्स होते हैं, जो ग्रीक माइथ वो होती है, ग्रीक आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्चर होता है, ग्रीक आर्किटेक्चर में ऐसे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में ये होते हैं, पिलर्स होते हैं। ये मुझे किसी ने बताया था, कोई मतलब सीनियर थे, उन्होंने बताया था। ये देखो आप, उधर चलते हैं। लेकिन भाई, जो हमारा बुद्धिज़्म है ना, इसमें मार काट नहीं है, लेकिन इसमें माइंड का पावर, यही एक ऐसा रिलीजन है जिसमें हमारे हिंदुज़्म में तो, हिंदुज़्म का तो कोई था ही नहीं है, कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ से आया और कब का है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो नोन है, जो पता है, उसमें बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें आप समझ लो माइंड का पावर का सबसे ज़्यादा रोल है, कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ है, मैंने देखा है। गेट, ये हमारे अलग अलग गेट हैं, पूर्वी गेट, दक्षिणी गेट, उत्तरी गेट, और मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाओं में गेट हमारे बनाए गए हैं। ये गेट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो लाफिंग बुद्धा का कॉन्सेप्ट है ना, लाफिंग बुद्धा आप लोगों के घर में होगा, कई जगहों पे होगा। लाफिंग बुद्धा का कॉन्सेप्ट भी मेरे मतलब मैंने सुना क्या है, ऐसा ही है, हकीकत है कि हमारे बुद्धिज़्म से ही उठाया गया है। चाइनीज़ जो इतना करते हैं, हमारे बुद्धिज़्म से ही उसको उठाया गया है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इस पर जो ये बने हुए हैं, ये जो आप 4 देख रहे हो, इस पूरे पिलर का भार उठाए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, 1, ये 2, और एक मैं दिखाता हूँ, ये 3, और एक उधर है 4। तो ये सब अलग अलग फेस में, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुस्से में, कोई शांत है। तो ये आपके लाइफ को, जो आपकी लाइफ होती है, उसको दिखाते हैं कि 4 फेज़ में आपकी लाइफ बीती है, हंसते खेलते, कभी मुस्कुराते, कभी शांत, वैसी आपकी लाइफ बीती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो आप, अभी 2 भाई जा रहे थे अपने, वो देख कर हाय कर रहे थे मैंने। और हाँ, उस समय की जो मोनेस्ट्री हुआ करती थी, अभी हम जिधर जा रहे हैं वो है उस समय की जो मोनेस्ट्री थी, जब हमारे अशोक काल की मोनेस्ट्री थी, जो बनवाई गई थी, वो मोनेस्ट्री देखो। उसके जो हमारे सारनाथ में, मैं वहाँ चलता हूँ, दिखाता हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है। आप कभी बनारस जाओगे तो बनारस में, पास में ही बनारस के सारनाथ है, बनारस में ही पड़ता है, मतलब आता है वो, बस थोड़ा सा बनारस के जो मेन शहर है वहाँ से थोड़ा सा दूरी पे, 20-25 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप ऐसी जगह देखोगे। खैर, ये जगह बाद में आई है, बनारस पहले है, बहुत पहले बनारस यहाँ से, लेकिन यहाँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, हमारे देश में 36 पहले वो थे, यूनेस्को हेरिटेज साइट थे, अभी 37 हो गए। जयपुर को पूरा का पूरा शहर को ही मिला दिया गया है। तो आपको अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये पूरी जगह पहले मोनेस्ट्री हुआ करती, ये उसका बेस हुआ करता था। अभी देखो ये कैसा हो चुका है। कितना, जो जैसे आप सारनाथ देखोगे, या आपने सांची देखा, या हम नागपुर में जा रहे हैं, नागपुर में भी बहुत अच्छा स्तूप है, मुझे पता नहीं था यार,
अभी पता चल गया। ओह गजब, ग्रेट। तो ये जगह, ये जो जगह हुआ करती है, ये ऐसी जगह पे हुआ करती हैं जो आदमी को अलग ही जोन में ले जाकर खड़ा कर देता है। आपको मैंने बताया था वो लोग भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग कर जब वो यहाँ आया करते थे अपने, हमारे ऋषि भी, सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, हमारे ऋषि भी, मेरे हिसाब से कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म पूजा पाठ के लिए नहीं बना था। धर्म बनाए गए थे आपकी जीवन को सही राह देने के लिए, कि आपका जीवन, अब जैसे आप हिंदुज़म उठा लो, हिंदुज़म में किसी को पूजा पाठ, या कोई भी धर्म उठा लो आप, पूजा पाठ नहीं था, वो था भिक्षा। क्यों मांगा जाता था? अपने हिंदू धर्म में भी भिक्षा मांगी जाती थी। क्यों मांगी जाती थी? ताकि इंसान को अपनी औकात, सबसे अच्छा वर्ड है औकात, पता रहे। आज इंसान को पता रहे कि इंसान कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए वो मर रहा है और 2 वक्त की रोटी के लिए ही वो मर जाएगा। इंसान, मैं आपको कैसे समझाऊं, इंसान को उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो अस्तित्व है, किस लिए वो धरती पे आया है, वो समझाने के लिए धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन इंसान ने उसको अलग वे में लिया, और इंसान ने उसको, आप कह सकते हो, इंसान जो हमारे मनुष्य हैं वो धर्म को एज अ वेपन यूज़ करने लगे, एज अ वेपन यूज़ करने लगे, डराने के लिए यूज़ करने लगे। जबकि धर्म डराने नहीं, धर्म अपनाने के लिए बनाया गया था। धर्म से लोगों का विकास हो, धर्म इसलिए बनाया गया था। धर्म लड़ाई झगड़े, मारपीट, काट पाट के लिए नहीं बनाया गया था। आप बुद्धिज्म धर्म को देख लो, एक भी राजा ऐसा, मेरे नहीं हुआ होगा पता नहीं, लेकिन एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने बुद्धिस्ट होकर मारकाट की हो। बाकी यही वो जगह थी जहाँ पे लाकर सब कुछ डाला जाता था, उसके बाद सबको बांटा जाता था। हमारे यहाँ इसको नाद कहते हैं, बाउल कहते हैं, नाद कहते हैं, बड़ा बिग बाउल, और ऐसे कह सकते हैं। कैसा अच्छा लगता होगा उस समय ना, ऐसी ज़िंदगी शांत शांत, ना गाड़ी ना मोटर ना ये मोबाइल, कुछ नहीं। मोबाइल खैर अब तो ज़रूरी हो गया है, मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मोबाइल के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। बहुत शांति लग रही है, बहुत शांति लग रही है, कोई नहीं है यहाँ पे, अकेला आराम से शांति से बैठा हुआ हूँ। लेकिन बुद्धिज़्म जो धर्म है ना भाई, एक चीज़ है, इस धर्म में बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें, मिस्ट्रीज़ बहुत हैं, हमारे हिंदू धर्म के ही तरह बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं। चलते हैं ऊपर। तो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, अब निकलते हैं, क्योंकि सनसेट हो रहा है और सनसेट देखकर ही निकलूँगा, ऐसे नहीं निकलने वाला मैं। सनसेट देखकर यहाँ से निकलेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी ऐसी जो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि भाई सपोर्ट करो, आगे बढ़ना है, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। तो लोगों को बताओ कि लड़का घूम रहा है इंडिया, ताकि और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना कर दे सकूँ। अब मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ महाराष्ट्र, तो बहुत मज़े आने वाले हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ऊंचे ऊंचे रेंज है। बस ये है कि मैं गलत टाइम पे जा रहा हूँ। अगर मैं वही जाता महाराष्ट्र, क्या बोलते हैं, समझ लो आप, बारिश के महीने में तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है वो आपको पता ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।